कभी कभी अकेलापन महिलाओं को अविचारित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है और वे ऐसे लोगों के साथ संवाद करने लगती हैं जो उनके जीवन में विनाश ला सकते हैं। जब घर में तनावपूर्ण माहौल होता है तो यह सभी परिवार के सदस्यों की आत्माओं पर गहरी छाप छोड़ता है, विशेष रूप से बच्चों पर। दुर्भाग्यवश कभी कभी स्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि यह अपरिवर्तनीय परिणामों की ओर ले जाती है। अक्टूबर की एक सुबह 1995 में सब कुछ 911 पर एक परेशान करने वाली कॉल से शुरू हुआ। फोन पर 14 वर्षीय जेनिफर वर्ट्स थी। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द एक दूसरे में उलझ रहे थे। उत्तेजित जेनिफर ने केंद्र को बताया कि उसके हाथों पर कुछ लाल है, जो उसकी मां के साथ एक घटना की ओर इशारा करता है। जेनिफर ने फुसफुसाते हुए जोड़ा कि घर में एक खतरनाक व्यक्ति है और वह डरी हुई है। कर्मचारी ने तुरंत बताए गए पते पर आपातकालीन सेवाएं भेजीं। पहुंचने वाले अधिकारियों ने एक असामान्य दृश्य देखा। जेनिफर और एक अज्ञात व्यक्ति चुपचाप घर की वेरांडा पर बैठे थे। बाहर से जेनिफर आश्चर्यजनक रूप से शांत दिख रही थी, जो घर में प्रवेश करने वाले अनुभवी अधिकारियों की प्रतिक्रिया से बिल्कुल विपरीत था। जेनिफर की शांति का एक सरल कारण था। घंटों के तनाव के बाद उसके पास भावनाओं के लिए कोई शक्ति नहीं बची थी। घर के अंदर का दृश्य सबसे अंधेरी थ्रिलर फिल्म के सेट की याद दिलाता था। कमरे के बीच में एक 43 वर्षीय महिला थी, जिसकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसके चेहरे की विशेषताएं पहचानना मुश्किल था। स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी ऐसी घटनाओं का सामना नहीं किया था। यह कहानी जेनिफर के जीवन में एक अन्य रहस्यमय मामले से जुड़ी हुई थी। 22 फरवरी 1991 को इन घटनाओं से 4 साल पहले जेनिफर की पड़ोसी डेडे रोजेंथल, जो 7वीं मंजिल पर रहती थीं, विचित्र परिस्थितियों में गायब हो गई। अपार्टमेंट की जांच में सेंध लगाने या संघर्ष के कोई संकेत नहीं मिले। जांच के लिए कोई सुराग नहीं। कुछ समय बाद रिपोर्ट्स आईं कि महिला को शहर में देखा गया। हालांकि ये गवाह के बयान डेडे के बारे में आखिरी खबरें थीं। उनके रहस्यमय गायब होने के बाद जांच एक गतिरोध में आ गई। दोनों घटनाओं की जांच करते हुए जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि एक ही व्यक्ति शामिल था। प्रेस में उसे चेरी हिल का अजनबी कहा जाता था। भाग्यवश इस बार जेनिफर बच गई। जेनिफर वर्ट्स इन रहस्यमय घटनाओं पर प्रकाश डाल सकने वाली एकमात्र व्यक्ति बन गई। लेकिन जो जानकारी जांचकर्ताओं को मिलने वाली थी, वह सबसे बड़ी अटकलों से भी परे थी। जेनिफर के परिवार की कहानी सोमरसेट टॉवर में स्थानांतरण से शुरू हुई, जो मुख्य घटनाओं से 7 साल पहले हुआ था। अपने माता पिता के अलग होने के बाद वह अपनी मां रेबेका के साथ चेरी हिल, न्यू जर्सी में एक 7 मंजिला इमारत में रहने लगी। उनका नया घर इस आवासीय परिसर में एक आरामदायक अपार्टमेंट बन गया। जेनिफर ने देखा कि यह समय उसकी मां के लिए कितना कठिन था। बाद में उसने इसे तलाक के परिणामों से जोड़ा। लेकिन जल्द ही उनके जीवन में एक नया व्यक्ति आया, एडी नाम का एक रखरखाव कर्मचारी, जिसका वास्तविक नाम, जैसा कि बाद में पता चला, चार्ल्स रैडिश था। शुरू में वह एक मजाकिया व्यक्ति लगता था, हमेशा मजाक करता था और बहुत सकारात्मक लगता था। रिश्ता तेजी से विकसित हुआ और जल्द ही एडी उनके साथ रहने लगा। रेबेका के लिए, जो तलाक के बाद भी एक कठिन भावनात्मक स्थिति में थी, ये बदलाव लंबे समय से प्रतीक्षित खुशी लग रही थी। वह अपने नए साथी के साथ वास्तव में खिल उठी। समय के साथ एडी का चरित्र एक अलग पक्ष दिखाने लगा। वह एक कुशल हेरफेर करने वाला निकला, जो हर छोटी चीज को नियंत्रित करना चाहता था। उसका मूड अप्रत्याशित रूप से बदल जाता था। एक पल पहले हंसने वाला व्यक्ति अचानक पूरी तरह से अलग हो सकता था। इन चिंताजनक संकेतों के बावजूद रेबेका ने गंभीर निर्णय लेने में देरी की और अपने चुने हुए व्यक्ति के व्यवहार को देखती रही। धीरे धीरे आदमी ने रेबेका का पूरा विश्वास जीत लिया और उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वह जेनिफर के साथ समय बिताने लगा जब उसकी मां सप्ताहांत में काम करती थी। तब जेनिफर ने उसके असली स्वरूप को पहचाना। एडी जेनिफर के प्रति पूरी तरह से अनुचित व्यवहार करने लगा। जेनिफर ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को एडी के व्यवहार के बारे में सच्चाई बताई। उसकी मां की प्रतिक्रिया
पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। रेबेका ने अपनी बेटी पर विश्वास नहीं किया और उसके शब्दों को ठंडे ढंग से कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। यह जेनिफर और उसकी मां के बीच एक गहरी चोट का कारण बन गया। मां की निष्क्रियता, जिसने अपनी बेटी के शब्दों की जांच करने की भी कोशिश नहीं की, के कारण एडी का अनुचित व्यवहार जारी रहा। जेनिफर ने जितना संभव हो सके स्कूल में रहने की कोशिश की और घर लौटने से बचती थी, जहां उसे झूठी माना जाता था। ये पीड़ादायक स्थिति पूरे 3 साल तक चली। फरवरी 1991 के अंत में जांचकर्ताओं ने पड़ोसी डेडे रोजेंथल के रहस्यमय गायब होने के संबंध में मां से पूछताछ की। उन्होंने लापता व्यक्ति के बारे में किसी भी जानकारी को एकत्र करने के लिए सभी निवासियों से पूछताछ की। उसी दिन आवासीय परिसर के एक कर्मचारी एडी के साथ बातचीत हुई। जांचकर्ता उसके बयान से भ्रमित थे कि वह डेडे को नहीं जानता था, हालांकि वे लंबे समय तक पड़ोसी थे। परिसर के रखरखाव कर्मचारी के रूप में उसकी 32 वर्षीय महिला से नियमित मुलाकात होनी चाहिए थी, जो एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करती थी। सभी जो डेडे को जानते थे, सहकर्मी, मरीज, पड़ोसी और रिश्तेदार, ने उसका केवल सकारात्मक वर्णन किया। ऐसा लगता था कि इस महिला का, जो हाल ही में कनाडा से अमेरिका आई थी, कोई दुश्मन नहीं था। डेडे को आखिरी बार 22 फरवरी को देखा गया था, जैसा कि कई गवाहों ने बताया। इस तारीख के बाद उससे कोई खबर नहीं मिली। जांचकर्ताओं ने न केवल पड़ोसियों से, बल्कि लापता व्यक्ति के रिश्तेदारों से भी बातचीत की। उसके भाई ब्लेन ने बताया कि उसकी बहन फिलाडेल्फिया में एल्विन इंस्टीट्यूट में काम करने के बारे में सोच रही थी, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए एक विशेष क्लिनिक। यह सपना उसके छात्र जीवन के दौरान ही बना था, जो अमेरिका में उसके प्रवास का कारण भी था। ब्लेन ने स्वीकार किया कि वह कनाडा छोड़ने के उसके फैसले के खिलाफ था। वह समझता था कि अमेरिका एक ऐसा देश था जहां जीवन शैली और परंपराएं उनके घर से बिल्कुल अलग थीं। अपनी बहन की दृढ़ता को देखते हुए वह केवल इस बात पर जोर दे सकता था कि वह एक सुरक्षित आवासीय परिसर की ऊपरी मंजिलों में रहे। इससे उसे उसकी भलाई के बारे में अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। जांचकर्ताओं से बातचीत में ब्लेन ने बताया कि कैसे उसने अपनी बहन को प्रवास से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। बाद में उसने उसकी पसंद को स्वीकार कर लिया और अब केवल उसकी जल्द वापसी की उम्मीद कर रहा था। उसकी उम्मीदें उन रिपोर्टों से बढ़ीं कि लोगों ने कथित तौर पर एक समान दिखने वाली महिला को देखा था, जो खुद को लोरी के रूप में पेश करती थी। दुर्भाग्य से ये सुराग बहुत आशाजनक साबित नहीं हुए। खोज एक गतिरोध में आ गई और डेडे का स्थान अज्ञात रहा। जांचकर्ताओं ने पहले आवासीय परिसर के 2 निवासियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दोनों ने अधिकारियों के मन में डेडे के रहस्यमय गायब होने से संबंधित सवाल उठाए। सबसे पहले स्टीव गोमेज, लापता महिला का करीबी दोस्त, पुलिस के ध्यान में आया। दूसरा निशाने पर चार्ल्स रैडिश था, जिसे पड़ोसी उसके असामान्य व्यवहार के कारण अजीब एडी कहते थे। हालांकि इन व्यक्तियों की संलिप्तता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, उनके व्यवहार ने जांचकर्ताओं को बार बार इन व्यक्तियों की जांच करने के लिए प्रेरित किया। वे नजर रखने वालों की सूची में बने रहे। एडी के बयानों ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। उसके अनुसार वह 22 फरवरी को वर्ट्स परिवार के अपार्टमेंट में था और जेनिफर की मां रेबेका के साथ समय बिता रहा था। रेबेका ने वास्तव में उसके अलिबी की पुष्टि की। हालांकि जांचकर्ताओं ने एक विवरण पर ध्यान दिया। अपनी मां के दोस्त का नाम सुनते ही जेनिफर का चेहरा स्पष्ट रूप से बदल गया। बच्चे की आंखों में यह ईमानदार डर इतना स्पष्ट था कि कई जांचकर्ताओं ने तुरंत इसे नोटिस किया। दुर्भाग्य से संदेह अधिकारियों के लिए पर्याप्त नहीं था। ठोस सबूतों के बिना वे विचित्र निवासी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्यवश स्थिति बदलने से पहले जेनिफर को कुछ और कठिन वर्षों का सामना करना पड़ा। जल्द ही वर्ट्स परिवार ने आवासीय परिसर छोड़ दिया। यह संदिग्ध लग सकता था, अगर यह तथ्य न होता कि कई पड़ोसियों ने भी अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण स्थानांतरित होने का फैसला किया। कहानी ने बहुत ध्यान आकर्षित किया और डेडे के साथ हुई घटनाओं के विभिन्न संस्करण सामने आए।
लोग ऐसे किसी के पास नहीं रहना चाहते थे जो इतने सारे सवाल उठाता था, और धीरे धीरे परिसर खाली हो गया। इस बीच जांच जारी रही, लेकिन हर नया विवरण घटनाओं की तस्वीर को और जटिल बना रहा था। डेडे के अपार्टमेंट की जांच करते समय विशेषज्ञों ने एक असामान्य स्थिति का सामना किया। परिसर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, बिना किसी घुसपैठ या अव्यवस्था के संकेत के। एकमात्र विचित्रता अनलॉक्ड प्रवेश द्वार था, अपार्टमेंट की मालकिन के लिए एक पूरी तरह से असामान्य विवरण। विशेषज्ञों को कोई परेशान करने वाले निशान नहीं मिले, यहां तक कि बिस्तर भी व्यवस्थित था, जैसे डेडे बस थोड़ी देर के लिए गई हो। सभी कीमती सामान अपनी जगह पर थे। एकमात्र सुराग एटीएम से $80 की एक रसीद थी, जो शेड्यूल में मिली थी। हालांकि न तो हैंडबैग में और न ही वॉलेट में पैसे मिले। ऐसा लगता था जैसे डेडे रोजेंथल ने खुद अपना घर छोड़ने का फैसला किया था। जांच में पता चला कि महिला को कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसका खर्च आय से अधिक था, कर्ज बढ़ रहा था। हालांकि ये कर्ज इतने गंभीर नहीं लगते थे कि वे गंभीर समस्याओं का कारण बन सके। लेकिन क्या यह संभव था कि डेडे ने खुद को लेनदारों से छिपाने का फैसला किया था? निवासियों से पूछताछ के बाद जांचकर्ताओं को एक असामान्य बयान मिला। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कुछ ऐसा बताया जो अन्य गवाहों के बयानों से अलग था और चिंता का कारण बना। महिला ने बताया कि 22 फरवरी को सुबह लगभग 4 बजे वह ऊपर से डेडे के अपार्टमेंट से एक अजीब जोर की दस्तक से जग गई। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वह चौंक गई। इसके बाद पूरी तरह से शांति छा गई और पड़ोसी, जो मान रही थी कि बस कुछ गलती से गिर गया होगा, जल्द ही फिर से सो गई। अन्य निवासी कुछ उल्लेखनीय नहीं बता सके और जांच रुक गई। प्रतिष्ठित डॉक्टर के रहस्यमय गायब होने की कहानी ने जल्द ही प्रेस का ध्यान आकर्षित किया। पत्रकारों ने सक्रिय रूप से घटनाओं की रिपोर्ट की और उन्हें जनता के सामने लाया। साल बीत गए, लेकिन महत्वपूर्ण सुरागों की कमी के कारण स्थिति अस्पष्ट बनी रही। समय के साथ वर्ड्स परिवार चेरी हिल के उत्तर में एक नए घर में चला गया। मां और बेटी अक्सर डेडे के बारे में सोचती थीं और उसकी किस्मत पर विचार करती थीं। धीरे धीरे कहानी भुला दी गई, यहां तक कि पुलिस ने भी अनुमान लगाया कि डेडे संभवतः कनाडा लौट गई होगी। केवल ब्लेन ने अपनी बहन की खोज जारी रखी और अधिकारियों के औपचारिक जवाबों को स्वीकार नहीं किया, जो कोई ठोस जानकारी नहीं दे सके। इस समय के दौरान उसने चेरी हिल की 67 यात्राएं की, सभी सुविधाओं की जांच की और स्थानीय लोगों से बात की। बाद में उसने स्वीकार किया कि खोज एक जुनून बन गई, जिसके कारण उसने लगभग सब कुछ खो दिया, अपने परिवार सहित। एक और असफल यात्रा के बाद उसकी पत्नी ने उसे घर छोड़ने की मांग के साथ स्वागत किया। उनकी शादी खत्म हो गई थी। वर्ड्स परिवार को भी मुश्किलें आईं। नए स्थान पर उन्होंने पूरी तरह से समझा कि एडी को पागल का उपनाम क्यों मिला था। उसका व्यवहार तेजी से अप्रत्याशित होता गया। कभी वह बचकाना हो जाता, कभी मां और बेटी पर गालियों की बौछार करता। हालांकि जेनिफर ने कभी एडी और अपनी मां के बीच सीधे संघर्ष नहीं देखा। उसने महसूस किया कि रेबेका उसकी अस्थिरता से पीड़ित थी। अपने साथी की हरकतों का सामना करने के प्रयास में रेबेका के लगातार भावनात्मक विस्फोटों के बावजूद वे साथ रहते रहे और उसने स्थिति से समझौता कर लिया। जेनिफर को कई वर्षों तक एडी के मुश्किल स्वभाव के साथ जीना पड़ा। जेनिफर अपनी मां की भावनाओं को समझती थी, लेकिन एडी के प्रति उनके लगाव को स्वीकार नहीं कर सकती थी। लंबे समय तक उसने रेबेका को इस मुश्किल रिश्ते को खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश की, जो उन्हें इतना दुख दे रहा था। कई बातचीत के बाद मां ने आखिरकार अपनी बेटी के तर्कों से सहमति जताई। उन्होंने एक सावधानीपूर्वक योजना बनाई। वे चुपचाप जेनिफर की दादी के यहां चले जाएंगे, जहां एडी ने कभी उनसे मुलाकात नहीं की थी और उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। जेनिफर के लिए यह फैसला उम्मीद की एक किरण था। लंबे समय के बाद पहली बार उसने महसूस किया कि वह एक नया शांत जीवन बिना लगातार चिंताओं के शुरू कर सकती है। योजना परफेक्ट लग रही थी और भविष्य उज्जवल रंगों में दिख रहा था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब रेबेका ने बिना सोचे समझे एडी को उनके इरादों के बारे में बता दिया।
उस दिन जेनिफर का स्कूल वर्ष समाप्त हो रहा था। अपनी मां के अनुरोध पर उसने सबसे जरूरी सामान पहले ही पैक कर लिया था और छिपा दिया था। उन्होंने तय किया था कि उसकी मां उसे कक्षाओं के बाद शाम 6 बजे लेने आएगी। अपने सहपाठियों के साथ हॉकी खेलने के बाद जेनिफर पार्किंग लॉट की ओर गई और जम गई। स्टीयरिंग व्हील पर एडी था और उसकी मां यात्री सीट पर। जेनिफर अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकी और अपनी मां को टूटे वादे के बारे में सब कुछ बता दिया। रेबेका ने अपनी बेटी से बस कार में बैठने और कोई दृश्य न बनाने की विनती की। कार में तनावपूर्ण सन्नाटा था। जेनिफर ने महसूस किया कि कुछ गलत था। एडी बार बार रियर व्यू मिरर से उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसका गहन ध्यान जेनिफर को परेशान कर रहा था। वह चिंतित थी कि घर पर क्या हो सकता है। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया, एडी ने उन्हें रोके रखने के लिए कुछ योजना बनाई है, लेकिन वह इस आदमी के वास्तविक इरादों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पहुंचने पर वह असामान्य रूप से शांत था। एडी उनके जाने से पहले एक पारिवारिक भोजन आयोजित करने की बात कर रहा था। हालांकि जेनिफर ने उसके शब्दों में झूठ महसूस किया। उसकी शंकाएं तब और मजबूत हुईं जब वे घर पहुंचे। रसोई में तैयार रात के खाने का कोई संकेत नहीं था। क्या हो रहा है इस पर उसके सवाल पर एडी कुछ अस्पष्ट बताने लगा। अपने विचारों को एकत्रित करने में असमर्थ, उसने अचानक घोषणा की कि उसे तुरंत कार की चाबियां चाहिए, कथित तौर पर खाना खरीदने के लिए। उसने उन्हें उठाया और किसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जल्दी से घर छोड़ दिया। उस शाम जेनिफर ने अपनी मां से एडी के लौटने से पहले घर छोड़ने की विनती की। उसे एक अजीब पूर्वाभास हो रहा था, लेकिन रेबेका ने बस हाथ हिला दिया और कहा कि उन्हें एडी का इंतजार करना चाहिए। कथित तौर पर उसने उनके लिए एक सरप्राइज तैयार किया था। गुस्से में जेनिफर ऊपर चली गई और अपने बिस्तर पर लेट गई। जल्द ही वह सो गई, लेकिन रात के 2 बजे नीचे की मंजिल से परेशान करने वाली आवाजों से जग गई। जेनिफर जम गई और सुनने लगी। कुछ उसे कमरे में रहने के लिए कह रहा था, लेकिन अपनी मां की चिंता ज्यादा थी। जब वह सीढ़ियां उतर रही थी, उसने सुना कि आवाजें और स्पष्ट हो रही थीं। हर कदम मुश्किल था। उसके पैर शीशे की तरह भारी लग रहे थे। जब वह दरवाजे की चौखट तक पहुंची, जेनिफर ने देखा कि लिविंग रूम में क्या हो रहा था और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। रेबेका फर्श पर पड़ी थी और एडी उसके ऊपर खड़ा था। जब उसने जेनिफर को देखा, वह अचानक मुड़ा। अगले पल उसने उसे पकड़ लिया और एक कमरे में ले गया। जब वे उसकी मां के पास से गुजरे, जेनिफर ने देखा कि वह मुश्किल से सांस ले रही थी। जेनिफर ने उससे जाने देने की विनती की, लेकिन एडी ने नहीं सुना। समय के साथ जेनिफर ने विरोध करना बंद कर दिया और केवल चुपचाप प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। उम्मीद ने उसका साथ छोड़ दिया था। जब सुबह की रोशनी आसमान को रंग रही थी, आदमी जेनिफर के पास बिस्तर के किनारे बैठ गया। अनपेक्षित रूप से एडी ने उससे अकल्पनीय की मांग की, उसके अस्तित्व को समाप्त करने की। जेनिफर ने मना कर दिया। फिर उसने निराशा से कहा कि वह यहां नहीं रहेगा क्योंकि उसे जेल से डर लगता है। लेकिन जेनिफर सब कुछ होने के बावजूद इस तरह के काम के लिए तैयार नहीं हो सकी, भले ही यह एडी के बारे में था। इस बेबस स्थिति में उसे उन तरीकों की याद आई जो उसने विशेष सेवाओं के खतरनाक लोगों के साथ काम करने के बारे में कार्यक्रमों में देखे थे। अविश्वसनीय आत्मनियंत्रण के साथ उसने शांति से उस आदमी को सुना जिसने उसे और उसकी मां को सालों तक परेशान किया था और हाल ही में कुछ अक्षम्य किया था। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से जेनिफर न केवल खुद को बचाने में सफल रही, बल्कि उसे आत्मसमर्पण के लिए भी प्रेरित कर सकी। उसने उसे समझाया कि अस्थायी मानसिक भ्रम के बारे में एक ईमानदार स्वीकारोक्ति अलगाव के बजाय इलाज की ओर ले जा सकती है, या जांचकर्ताओं के साथ एक समझौता परिणामों को कम कर सकता है। एडी, जो स्पष्ट रूप से आपा खो रहा था, हाथ में एक वस्तु के साथ कमरे में चक्कर लगा रहा था। शायद अब उसे अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ। 14 वर्षीय जेनिफर ने किसी चमत्कार से उसे आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया। जेनिफर ने आपातकालीन नंबर पर कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द मिश्रित हो रहे थे।
वह अपनी शक्ति की सीमा पर थी। आश्चर्यजनक रूप से वह इस आदमी को शांत करने में सफल रही। उसने यहां तक कि उसे उठने और वेरांडा में जाने में मदद भी की। डिस्पैचर ने पुलिस के आने की सूचना दी और उनसे प्रतीक्षा करने को कहा। उस क्षण में जेनिफर की भावनाओं की कल्पना करना मुश्किल है। वह अपनी मां के साथी के अप्रत्याशित स्वभाव को जानती थी और जानती थी कि स्थिति किसी भी समय बदल सकती है। फिर भी वे शांति से कानून के रक्षकों के आने का इंतजार करते रहे, जिन्होंने उन्हें तुरंत अलग कर दिया। एडी ने मानसिक भ्रम के बारे में जेनिफर की सलाह का पालन करने का फैसला किया। इस मामले पर काम कर रहे जांचकर्ता ने रेबेका के ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति की अजीब प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। उसने टालते हुए जवाब दिया कि वह घर में है, और चिकित्सा सहायता के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। जेनिफर, जिसने अकल्पनीय सहा था, को तत्काल पेशेवर सहायता की आवश्यकता थी। अपनी स्थिति के बावजूद एक अधिकारी को उससे घटना के बारे में पूछताछ करनी पड़ी। इसके बाद शेरी हिल स्टेशन से जांचकर्ता पहुंचा। ये वही जांचकर्ता था जिसने 4 साल पहले डेडे के गायब होने की जांच की थी। वह संदिग्ध मैकेनिक को अच्छी तरह याद करता था और अब वह उससे फिर मिलने वाला था। जांचकर्ता और एडी बयानों के लिए रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ जांच कार्यवाही करने के लिए घर पहुंचे। उन्होंने घटनाओं के क्रम को पुनर्निर्मित करने की कोशिश की। संदिग्ध और जेनिफर द्वारा बताए गए घटनाक्रम के संस्करण केवल आंशिक रूप से मेल खाते थे। जब जेनिफर के कमरे में हुई घटनाओं की बात आई तो उनके बयान अलग अलग थे। उसने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ऐसा लगा जैसे गिरफ्तार व्यक्ति अपने कार्यों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। जब जांचकर्ताओं ने घटना का जिक्र किया तो वह अप्रत्याशित रूप से हंसा और इस तरह के अनुमान को बेतुका बताया। बाद में पूछताछ के दौरान उसने अपनी भागीदारी स्वीकार कर ली। हालांकि चेरी हिल स्टेशन का जांचकर्ता आश्वस्त था कि एडी अभी भी कई विवरण छिपा रहा है। जब जांचकर्ताओं ने उसकी भावनात्मक स्थिति को देखा तो उन्होंने चार्ल्स रैडिश से 4 साल पहले उसकी पड़ोसी डेडे रोजेंथल के रहस्यमय गायब होने के बारे में पूछा। यह सवाल समयोचित साबित हुआ। संदिग्ध ने इस मामले में भी बयान देना शुरू कर दिया। उसकी कहानी के अनुसार वह सुबह जल्दी छत और बालकनी के रास्ते पड़ोसी के अपार्टमेंट में कीमती सामान की चोरी करने के लिए घुस गया। डेडे ने उम्मीद से पहले उसकी उपस्थिति को नोटिस कर लिया। घटनाओं ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। जब उसे एहसास हुआ कि महिला उसकी पहचान कर सकती है तो उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। उनके बीच शारीरिक संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप डेडे फर्श पर गिर गई। यही आवाज नीचे की मंजिल की निवासी ने सुनी थी। इसके बाद उसने एक तकिया इस्तेमाल किया और भाग गया। अपार्टमेंट से $80 गायब थे। बाद में पुलिस को इस राशि का एक चेक मिला। अगले दिन जब चार्ल्स ने घर पर असामान्य गतिविधियां देखीं तो वह समझ गया कि लापता व्यक्ति की तलाश की जा रही है। पकड़े जाने के डर से वह लौटा, एक चादर से सबूत छिपाए और सब कुछ एक सामान्य शॉपिंग कार्ट से पार्किंग लॉट तक ले गया। व्यक्तिगत सामान को उसने पास के कूड़े के डिब्बे में छिपा दिया। अपने इकबालियां बयान के बाद चार्ल्स ने कई बार जांचकर्ताओं को वह जगह दिखाने की कोशिश की जहां उसने सबूत छिपाए थे, लेकिन उसे सटीक याद नहीं आ सका। हालांकि उसके शब्दों पर विश्वास किया गया। वह ऐसे विवरण जानता था जो केवल सीधे शामिल व्यक्ति को ही पता हो सकते थे। उसके अनुसार वह डेलावेयर नदी की ओर गया। यह जगह बिना किसी कारण नहीं चुनी गई थी। वहां लगातार औद्योगिक काम चल रहा था। पिछले 4 वर्षों में वहां विभिन्न सामग्रियों के कई मीटर जमा हो गए थे, जिससे खोज लगभग असंभव हो गई थी। सभी प्रयासों के बावजूद कोई सबूत नहीं मिल सका और खोज कार्य रोक दिया गया। अब 2 गंभीर मामलों में न्यायिक कार्यवाही होने वाली थी। जांच पूरी होने के बाद दोनों मामले चेरी हिल के जिला अटॉर्नी को सौंप दिए गए। वकील के साथ अपनी पहली मुलाकात में संदिग्ध ने संभवतः अपने बचाव पक्ष के वकील की सलाह पर पहले दिए गए सभी बयान वापस ले लिए। हालांकि न्यू जर्सी राज्य में एक विशेष कानून लागू है। एक स्वीकारोक्ति भी फैसला सुनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है जो जांचकर्ताओं द्वारा मामले पर काम करते समय एकत्र किए गए हों। डेडे के गायब होने के मामले में स्थिति बेबस लग रही थी। जांचकर्ताओं के पास केवल एक सुराग बचा था, $80 का एक चेक। पहले वर्ड्स परिवार का मामला सुना गया। रेबेका की बेटी जेनिफर अपनी उपस्थिति की दिमाग और संवाद कौशल के कारण एक बुरी किस्मत से बच गई। सुनवाई के दौरान वह आत्मविश्वास से पेश आई। उसके स्पष्ट, शांत बयानों ने प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया। चिकित्सा विशेषज्ञ ने पीड़ितों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सबूत इतने ठोस थे कि जूरी को अपना निर्णय लेने में केवल 40 मिनट लगे। आरोपी का दोष निस्संदेह था। पहले मुकदमे के परिणाम स्वरूप 37 वर्षीय चार्ल्स को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही जिला अटॉर्नी दूसरी सुनवाई की तैयारी कर रहा था। दूसरे मामले का परिणाम कम स्पष्ट लग रहा था। जिला अटॉर्नी अधिकतम संभव सजा की मांग कर रहा था क्योंकि उसने आरोपी के कार्यों को विशेष रूप से गंभीर माना। हालांकि दोष साबित करना अधिक कठिन था। चार्ल्स ने डेडे रोजेंथल के अपार्टमेंट में कोई निशान नहीं छोड़ा था। अपने पहले के बयानों को वापस लेने के बाद उसके पास सजा से बचने का मौका भी था। पागल एडी इस बात पर अड़ा रहा कि उसकी पहली पड़ोसी बस कहीं और चली गई थी। एक नया परिवार मिल गया था और कहीं और करियर बना रही थी, और उसके गायब होने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया। जिला अटॉर्नी ने इसके विपरीत साबित करने की कोशिश की। डेडे विशेष बच्चों के साथ अपना काम इतनी अचानक नहीं छोड़ सकती थी, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लापता महिला के भाई ने भी यही स्थिति साझा की। उसने दावा किया कि उसकी बहन निश्चित रूप से उसे स्थानांतरण की योजनाओं के बारे में बताती। इसके अलावा उसका सारा सामान अपार्टमेंट में ही रह गया था, दस्तावेज, कार की चाबियां और यहां तक कि उसका प्यारा पालतू जानवर भी। अदालत में दिखाए गए एक वीडियो इकबालियां बयान में चार्ल्स ने बताया कि केवल रेबेका को डेडे की घटना के बारे में पता था। संभवतः अकेली मां को पड़ोसी से डर लगता था या अपनी बेटी के मामले की तरह चेतावनी के संकेतों को कोई महत्व नहीं दिया। अपने बयान में एडी ने उल्लेख किया कि दोनों घटनाओं के दौरान वह प्रतिबंधित पदार्थों के प्रभाव में था। नवंबर 1995 में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने डेडे रोजेंथल के गायब होने के मामले में चार्ल्स रेडिश के खिलाफ आधिकारिक आरोप लगाए। 3 साल बाद दिसंबर 1998 में अदालत ने उसे वर्ट्स परिवार में हुई दुखद घटनाओं का दोषी पाया। मार्च 2001 तक उसने जांचकर्ताओं के साथ एक समझौते के हिस्से के रूप में डेडे के साथ हुई घटनाओं को स्वीकार करने की सहमति दी। उम्मीद की जा रही थी कि वह जांच के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बताएगा, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अचानक अपना बयान वापस ले लिया। यह अचानक विचारों में बदलाव अस्पष्ट लगा, लेकिन जिला अटॉर्नी ने कुछ और अनुमान लगाया। संभवतः घटनाओं का पैमाना इतना बड़ा था कि संदिग्ध को अतिरिक्त आरोपों का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए उसने अपना फैसला बदल दिया। जांचकर्ताओं के साथ समझौता रद्द कर दिया गया और 2001 की शरद ऋतु में चार्ल्स रीडी फिर से अदालत में खड़ा हुआ। वह इस बात पर अड़ा रहा कि लापता महिला जीवित है और एक कथित लौरा का जिक्र किया, जो कथित तौर पर वही महिला थी। जूरी ने उसके शब्दों को झूठ माना और पागल एडी को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। 2002 में अदालत ने सख्त से सख्त फैसला सुनाया, लेकिन 2004 में न्यू जर्सी के सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समीक्षा की। 1 साल बाद सजा को 30 से 60 साल में बदल दिया गया। वर्ट्स परिवार के मामले में आजीवन कारावास के अतिरिक्त डेडे का स्थान अज्ञात रहा। जेनिफर ने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया जब वह अपनी चचेरी बहन शैनन के पास चली गई। आखिरकार बिना चिंता और डर के शांति से जीने का मौका मिला। वह कैथोलिक स्कूल में गई और चीयर लीडिंग ग्रुप में शामिल हो गई। जेनिफर, जिसने कठिन परीक्षाएं झेली थीं, को एक सामान्य अमेरिकी किशोरी का जीवन मिला। दोस्त, बातचीत, शौक। विशेष रूप से रिश्तेदारों ने शुरुआती समय में मदद की जब वह अनुभव किए गए तनाव से उबर रही थी। जब जेनिफर वयस्क हुई, उसने अतीत के प्रभावों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। उसने करियर बनाया, परिवार बसाया और 2 बेटियां हुईं।
अक्सर वह अपनी मां के उन फैसलों को याद करती थी जो दुखद घटनाओं की ओर ले गए। डेडे का भाई ब्लैन, इस तथ्य के बावजूद कि वह अपनी बहन को नहीं ढूंढ सका, इस बात से संतुष्ट था कि वह व्यक्ति जो इतना दर्द दे चुका था, जेल में था। कनाडा में उसने अपनी बहन के नाम पर एक फाउंडेशन की स्थापना की जो घरेलू समस्याओं वाली महिलाओं की मदद करता है। कई लोगों का मानना था कि रेबेका खुद और अपनी बेटी की रक्षा कर सकती थी। जेनिफर ने सोचा कि उसकी मां पागल एडी के प्रभाव में आ गई थी, लेकिन किसी कारण से वह इसके बारे में नहीं बोलती थी और इसे सहती रही। रेबेका ने क्या सहा, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है।